हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी टैक्सोनॉमी के विषय में। डाइवर्सिटी क्या है उसके डिटेल्स आपसे डिस्कस किए थे। उसके बाद टैक्सोनॉमी की बात की थी। टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन की चर्चा हो गई थी। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोशिश होगी कि जो आगे के पार्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो। चलिए आज आगे इसकी चर्चा को शुरू करते हैं। इसमें हिस्ट्री की पहले बात करेंगे, टैक्सोनॉमी की जो हिस्ट्री है उसके डिटेल्स की बात करेंगे और फंडामेंटल्स की बात करेंगे। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं टैक्सोनॉमी का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में चर्चा आपसे हमने जो की थी वो आइडेंटिफिकेशन के डिटेल्स आपको समझाए थे। क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। अब इसके आगे जो आगे की बात टैक्सोनॉमी के बेसिक्स की बात करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी टैक्सोनॉमी के इतिहास को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के भी कर ली जाए। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी आते हैं। तो इतिहास में थोड़ी सी बातें अगर हम करें तो याद रखें कि जो इतिहास है पुराना है और इसमें बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों के अपने काम हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं वो 3 स्पेसिफिक नाम हम याद रखें। तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो जब भी ये बात आए कि पहला प्रयास, फर्स्ट एफर्ट इन टैक्सोनॉमी, किसने सबसे पहला एफर्ट किया था, तो उसमें अरिस्टोटल का नाम आता है, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट थे। बिफोर क्राइस्ट में उन्होंने अपना सब काम किया था। उनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी की भी उपाधि दी गई है। तो अरिस्टोटल साहब का पहला एफर्ट है इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी। अरिस्टोटल साहब ने जो भी काम अपने किए थे वो अपनी बुक में किए थे, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। इस किताब में अरिस्टोटल ने एनिमल क्लासिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया था और इस एनिमलिया ग्रुप को उन्होंने 2 समूहों में वर्गीकृत किया था, क्लासिफाई किया था। पहला जो ग्रुप है वो कहलाता है इनैमा, और जो दूसरा टर्म शब्द उन्होंने प्रयोग किया वो कहलाता है एनैमा। इनैमा एंड एनैमा ये 2 ग्रुप एनिमल्स के इन्होंने बनाए थे और इस ग्रुपिंग में उन्होंने सिंपल कैरेक्टर्स यूज़ किए थे। इसीलिए ये ओल्ड क्लासिफिकेशंस हैं, इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अभी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में इसकी भी बात आपसे कर लेंगे। तो इनैमा एंड एनैमा एक सिंपल कैरेक्टर इन्होंने देखा था। कलर ऑफ द ब्लड, जो रक्त का रंग है, उसके आधार पर 2 समूह बनाए थे। एनैमा में इट वाज कलरलेस, यानी उसमें रंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आरबीसी एब्सेंट है, इसीलिए वो कलरलेस ब्लड है। और इनैमा में आरबीसी प्रेजेंट है, इसीलिए वो रेड कलर्ड ब्लड है। तो इन 2 लक्षणों के आधार पर इन्होंने 2 समूह क्रिएट किए थे, एनैमा एंड इनैमा। एनैमा में नेचुरली इन्होंने जिन जीवों को प्लेस किया था वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, और इनैमा इसमें वर्टिब्रेट एनिमल्स को कैटेगराइज किया था। वर्टिब्रेट एनिमल्स के फिर 2 समूह बना दिए इन्होंने। एक को कह दिया ओवीपैरा और दूसरे को कह दिया वीवीपैरा।
ओविपेरा एग लेइंग अंडे देने वाले जीवों के लिए, एग लेइंग वर्टिब्रेट्स, और बच्चे देने वाले गिविंग चाइल्ड बर्थ, उसको उन्होंने विविपेरा में रख दिया। नेचुरली विविपेरा में हम जानते हैं कि हम मैमल्स को आज स्टडी करते हैं, और जो बाकी हैं यानी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, उनको हम अदर वर्टिब्रेट्स को ओविपेरा में रखते हैं। तो ये प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट एफर्ट के रूप में जाना जाता है। और इसी में जब हम अगले प्रयास की बात करते हैं तब अगला नाम जो आता है वो इनके अपने शिष्य का है, जिनको हम थियोफ्रस्टस के नाम से जानते हैं। इनको हम फादर ऑफ बॉटनी की उपाधि से सुशोभित कर चुके हैं। तो थियोफ्रस्टस साहब ने भी क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्लासिफिकेशन कभी कभी अरिस्टोटल के साथ ही कोट किया जाता है, चूँकि ये दोनों गुरु और शिष्य हैं, अरिस्टोटल एंड थियोफ्रस्टस। लेकिन जब अलग करते हैं तो थियोफ्रस्टस की जो बुक है, अगर वो हिस्टोरिया एनिमलियम के नाम से जानी जाती है, तो इनकी जो बुक है वो हिस्टोरिया प्लांटेरम के नाम से जानी जाती है। इस बुक में इन्होंने मॉर्फोलॉजिकली जो पौधों की अपनी साइज़ है उसके आधार पर 3 समूह, सबसे ओल्डेस्ट प्लांट क्लासिफिकेशन यही है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़, यानी कि शाक, झाड़ी और पेड़, ये 3 समूहों में पौधों को वर्गीकृत किया था। तो ये टैक्सोनॉमी के हिस्ट्री में फर्स्ट एफर्ट की बात आती है। उसके बाद कुछ और भी नाम हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमी में अपने अपने वर्क किए थे, जिनमें एक नाम आता है प्लाइनी डी एल्डर का। ये नेचुरलिस्ट थे, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। इनकी किताब है हिस्टोरिया नेचुरलिस। इस हिस्टोरिया नेचुरलिस में इन्होंने प्लांट डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। प्लांट डिस्क्रिप्शन यानी जो प्लांट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन को इन्होंने दिया है। तो ये उनका एफर्ट आता है प्लानी डी एल्डर का। ऐसे ही कुछ नाम ऐतिहासिक, चरक का नाम चरक संहिता के नाम से, इसमें मेडिसिनल प्लांट का डिस्क्रिप्शन है। बट ऑल दीज एफर्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन ये जितने भी हम कार्य देख रहे हैं सभी अनरिकॉग्नाइज्ड कार्य के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए ध्यान रखने की बात आती है। इम्पॉर्टेंट सेकंड पार्ट जो आता है, पहला नाम अरिस्टोटल का, अब दूसरा जो नाम है उनको कहा जाता है जिन्होंने फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एफर्ट, यानी जिसको मान्यता मिली। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। ये कार्ल वॉन लीनी के नाम से, ये उनका पुराना नाम है, बाकी ज़्यादा फेमस हैं कैरोलोस लीनियस के नाम से। ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे जिनको आज सब आप जानते हैं कि इनके अपने सिंसियर एफर्ट की वजह से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ही इज़ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब प्रश्न में अगर फर्स्ट एफर्ट पूछा जाता है तो आंसर नेचुरली अरिस्टोटल का होगा। अगर एक शब्द लगा दिया फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एफर्ट, तब नाम बदल जाता है, तब आ जाते हैं कैरोलोस लीनियस, जिनका पुराना नाम कार्ल वॉन लीनी था। लेकिन इनका सबसे फेमस वर्क आप सब जानते हैं कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी हर जीव का नाम 2 शब्दों से इन्होंने लिया था। तो इन्होंने अपना भी नाम कार्ल वॉन लीनी से कैरोलोस लीनियस कर दिया। कभी कभी ये भी प्रश्न बना देते हैं कार्ल वॉन लीनी बिकम्स कैरोलोस लीनियस आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी ये कार्ल वॉन लीनी से कैरोलोस लीनियस हो गए बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर देने के बाद। ये इनका एफ़र्ट है। अब इनके एफ़र्ट में इनके कार्य काफ़ी इलाबरेट हैं, काफ़ी डिटेल वर्क इन्होंने किया है।
कुछ हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सीज़ भी इसमें डेवलप होती हैं, लेकिन मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड जो बुक्स हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो इनकी किताबों के दो समूह अगर हम याद रखें, एक में इन्होंने प्लांट्स के तमाम डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, प्लांट के बारे में बताया है, और दूसरी में इन्होंने एनिमल क्लास का डिटेल दिया है। तो सबसे पहली बात तो इनकी जो किताबें वो एक से अधिक हैं, मोर देन वन बुक्स आर देयर, वो एक से अधिक किताबें हैं। तो एक से अधिक किताबें हैं, मोर देन वन बुक्स आर देयर, जिनमें अगर हम पहले प्लांट्स की बात कर लें तो इनकी किताब का एक नाम है फिलोसोफिया बोटैनिका। फिलोसोफिया बोटैनिका, स्पीसीज प्लांटेरम एंड जेनरा प्लांटेरम। दीज आर द 3 बुक्स, ये 3 किताबें हैं जिसमें इन्होंने प्लांट डिस्क्रिप्शंस दिए। और कहीं आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको कुछ नंबर्स में मिलते हैं, और इसमें लिखा गया है मोर देन 5900 प्लांट स्पीसीज इट वाज डिस्क्राइब्ड इन दीज बुक्स। इन किताबों में इनके द्वारा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम एनिमल डिस्क्रिप्शन की बात करें, इनकी मोस्ट फेमस बुक का नाम आ जाता है and that book is Systema Naturae। इस बुक की बहुत चर्चा हुई है लिनियस की, क्योंकि ज़्यादातर इनके इम्पोर्टेंट वर्क इसी बुक में हैं। और याद रखें कि ये बुक इनकी काफ़ी पहले से पब्लिश हो रही थी, और इस बुक में ही इन्होंने एनिमल डिस्क्रिप्शन दिए हैं। और इस एनिमल डिस्क्रिप्शन के नंबर्स भी 4326 एनिमल स्पीसीज, सम कंट्रोवर्सीज मे बी देयर, कहीं 4236 लिखा मिलता, बट अप्रॉक्सीमेट मान के चलें 4300 के करीब एनिमल स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन सिस्टेमा नेचुरी की बुक में इन्होंने दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इनका जो है दैट इज़ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये इस बुक के 10th एडिशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1759, यानी ये किताब पहले से छप रही थी, और जब इसका 10वां एडिशन 1759 में पब्लिश हुआ, तब उस बुक में ही हैज़ प्रिस्क्राइब्ड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इस बुक में इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्रिस्क्राइब किया। और याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आए, कई काम इनके मिलेंगे आपको। इन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क, यानी जिस कार्य को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई, दैट वाज प्रिस्क्राइबिंग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाकी इनका एक क्लासिफिकेशन भी आप जान लें। इन्होंने एनिमलिया को 6 ग्रुप्स में बांट दिया था, 6 ग्रुप्स, जिसमें पहला ग्रुप इन्होंने जो बनाया था दैट वाज वर्मीज़, एंड द सेकंड वन, दूसरा ग्रुप था इंसेक्टा। ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स के लिए हो गया। ये वार्म लाइक, यानी जो रेंगने वाले जीव हैं उनके लिए इन्होंने बनाया था। इंसेक्टा फ्लाइंग इनवर्टिब्रेट्स की बात हो गई थी। और उसके बाद पीसीज फिशेस के लिए था। बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग एम्फीबिया विथ रेप्टीलिया, यानी एम्फीबिया को इन्होंने रेप्टीलिया के साथ रख दिया था। और फिर इन्होंने एव्स ग्रुप बनाया था, और लास्टली मैमल्स का ग्रुप बनाया था। ये 6 ग्रुप्स इन्होंने क्रिएट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कैरेक्टर्स, बट दिस क्लासिफिकेशन इज़ आल्सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन।
आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, ये 3 तरह क्लासिफिकेशन अभी कैटेगराइज आपके सामने कर देंगे। लेकिन ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है जिसमें सिंपल कैरेक्टर्स की बेसिस पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल का भी आर्टिफिशियल था, इनका भी क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। तो ये इनके अपने वर्क हैं लिनियस आपके, और ये इनका मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एफर्ट है, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क है। आगे और तमाम मॉडर्न चेंजेस आते चले गए। हक्सले ने पूरी एक ब्रांच ही क्रिएट कर दी थी जिसको हम नियो सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। उसकी भी बात आपसे आगे अलग से सिस्टमैटिक्स में हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल एक जो पिक्चर है, हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ध्यान से आप समझ चुके होंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस जैसा मैंने आप बताया था, फर्स्ट एफर्ट याद रखें, फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एफर्ट याद रखें, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क ऑफ लिनियस याद रखें, नेम ऑफ द बुक याद रखें। ये सब क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलें, अब इतिहास के बाद अगले एस्पेक्ट पे जाएं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लें, एंड दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। तब उसके बाद फिर आपको फंडामेंटल की बात बताएं। नामकरण की शुरुआत अभी शुरू में आपसे बात हुई थी नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर में रिकॉग्नाइज्ड नॉमेनक्लेचर लीनियस का, जिसको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का नाम दिया गया, जिसमें लीनियस ने जीनस एंड स्पीसीज़ 2 शब्दों से हर जीव का नामकरण किया था। लेकिन जिस समय लीनियस ने अपना नॉमेनक्लेचर प्रिस्क्राइब किया, उस टाइम पर वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जीवों के अलग अलग नाम थे। इसलिए सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट था कि ये जो नामकरण एक्सेप्ट हुआ, इसको यूनिवर्सलाइज कैसे किया जाए, यानी ये पूरी तरीके से विश्व में सबके द्वारा स्वीकार हो और पूरे विश्व में हर जीव का सिर्फ एक ही नामकरण हो। इस काम को करने के लिए इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस, ये वैज्ञानिक संस्था है विश्व की। जब भी कोई रिसर्चेज होती हैं उसको यूनिवर्सलाइज करने के लिए बैठकें होती हैं। तो इस संस्था ने 1759 का मामला, और ये 1901 में आकर के ये बैठक हुई, और 1901 में फिर इस बैठक के परिणाम स्वरूप नॉमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ये डेवलप किया गया। तमाम बैठकों के बाद ये नॉमेनक्लेचर डेवलप हुआ। इनिशियली इट वाज ओनली 2, शुरू में ये 2 था। एक था ICZN और दूसरा था ICBN। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल nomenclature, and the second one naturally International Code of Botanical Nomenclature, यानी एक में पौधों का और एक में जंतुओं का नामकरण, उसके लिए कोड डेवलप किया गया। लेकिन आज कुल 5 कोड्स हो चुके हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ मेनी कोड्स आर प्रिस्क्राइब्ड? नाउ देयर आर 5 कोड्स, 2 ये थे। अब जो तीसरा इसमें जुड़ता चला गया, एक आया VN, V फॉर वायरोलॉजिकल, यानी वायरस का जो नामकरण है वो एकदम बिल्कुल आप देखते हैं वो अलग होता है। ICBN, ये B बैक्टीरिया के लिए है, प्लांट के लिए नहीं, यानी ये बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और एक मोस्ट रिसेंट है ICCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी जो आज प्रजातियां आप देखते हैं पौधों में नई नई वैरायटीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग से डेवलप होती है। खाद्यान्न के लिए गेहूं की, चावल की, उनके अलग अलग नामकरण होते हैं। K68, पूसा 95, इस तरीके के जो नामकरण हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो इस कोड के अंतर्गत आते हैं। बट इन सारे कोड में कुछ बेसिक्स हैं
यानी फंडामेंटल रूल हैं, क्योंकि ये जो नॉमेनक्लेचर है वेरी बिग वन है। जैसे हमारा संविधान डेवलप हुआ वैसे नॉमेनक्लेचर डेवलप हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, काफ़ी बैठकें हुई, बैठकों में तमाम चीज़ें लिखी गई। इसीलिए याद रखें कि इसमें आर्टिकल्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, रूल्स हैं। तो इट इंक्लूड्स पैराग्राफ्स, आर्टिकल्स एंड रूल्स। और कुछ हम इम्पॉर्टेंट रूल की बात करें, कुछ फंडामेंटल रूल की बात करें, तो उसमें 3-4 ख़ास एस्पेक्ट याद रखने के हैं। तो बहुत सारे, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर आप याद रखिए। जैसे एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ वन नेम कंप्राइजिंग 2 वर्ड्स, यानी हर जीव का एक नाम होगा जिसमें 2 शब्द होंगे। पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज़। जीनस का जो नाम होगा, जीनस नेम बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, यानी पहला शब्द कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पीसीज़ होगा उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर होगा। फिर इफ़ हैंड रिटन, अगर नाम हाथ से लिखा जाए तो इट शुड बी अंडरलाइंड, यानी इसके नीचे लाइन खींची जाए। और इफ़ प्रिंटेड, अगर प्रिंट में हो तो इटैलिसाइज्ड हो, यानी वो तिरछा लिखा जाए। ये भी एक इंटरनेशनल रूल है। लीनियस ने जो नाम दिया था या लीनियस के बाद का जो नाम है वही एक्सेप्टेड है। नेम्स गिवन बिफोर लीनियस आर नॉट एक्सेप्टेड, यानी उन सब को अस्वीकार कर दिया गया। सिर्फ लीनियस या लीनियस के बाद का जो नामकरण है उसी को एक्सेप्ट किया गया। तो ये सारे बेसिक रूल्स हैं। ये भी अगर इसमें आप देखें, इसमें एक रूल ये भी है कि फैमिली, क्योंकि अभी आप कैटेगरीज टैक्सा की बात जस्ट इसी के बात आपसे करूँगा, तो ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है फैमिली। फैमिली का जो नाम है वो एंड्स विथ फैमिली नेम एंड्स विथ ईडी। प्लांट्स में सब फैमिली होती है, इट एंड्स विथ इनी। अगर हम अपनी फैमिली को एग्जाम्पल से देखें तो जो हमारी फैमिली है वो होमिनिडी है। और ये भी इंटरनेशनल रूल का हिस्सा है कि जो नेम ऑफ फैमिली इट इज़ ऑन द नेम ऑफ जीनस यूजुअली। जैसे हमारा जीनस होमो है और हमारी फैमिली क्या बना दी, होमिनिडी। तो होमो जीनस से नेम बन गया होमिनिडी, जिसके अंत में सफिक्स आया क्या, ईडी। तो याद रखें कि फैमिली में सफिक्स ईडी जुड़ेगा, प्लांट्स में सब फैमिली उसमें ई नहीं जुड़ेगा। ये भी इंटरनेशनल कोड का हिस्सा है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स इसके साथ अटैच्ड हैं। एक कहलाता है लॉ ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को मोर देन 1 नेम्स आर गिवन, यानी इफ़ मोर देन 1 name is given for any organism, the name first published in a science literature gets recognition। यानी कि यदि किसी जीव की खोज होती है, उसके एक से अधिक नामकरण हो जाते हैं, तो उस नामकरण को मान्यता मिल जाती है जो किसी स्टैंडर्ड साइंस मैगजीन में पब्लिश हो जाता है, जस्ट टू अवॉइड द कंट्रोवर्सी। इसी को लॉ ऑफ प्रायोरिटी कहा जाता है। इसके बाद इसमें वो रूल भी जुड़ गया है जिसको हम कहते हैं ट्राइनॉमियल
नॉमेनक्लेचर। ज़्यादातर जीवों के नाम दो शब्दों से हैं, जीनस स्पीसीज से हैं। ट्राइनॉमिक नॉमेनक्लेचर कुछ जीवों के लिए दिया गया नामकरण है और इंटरनेशनल कोड का हिस्सा हो चुका है। ट्राइनॉमिक नॉमेनक्लेचर दिया किसके लिए गया ये भी आप समझ लें। यूजुअली जब हम नामकरण करते हैं तो उसमें लास्ट जो कैटेगरी होती है दैट इज़ स्पीसीज़, और हमारा क्लासिफिकेशन स्पीसीज़ पर एंड हो जाता है। इसीलिए स्पीसीज़ की जब डेफिनेशन लिखी जाती तो लिखा जाता है इट इज़ व्हाट, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की यूनिट है एक जाति के सभी सदस्यों के लक्षण समान होते हैं। जैसे वी बिलोंग टू होमो सैपियंस, हमारी सैपियंस स्पीसीज़ है। अगर हम एक व्यक्ति के लक्षणों की जानकारी रख लेते हैं तो विश्व के 5 अरब आदमियों की जानकारी हमको हो जाती है स्वतः। इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पर आकर के सिर्फ लक्षणों में समानताएं रह जाती हैं, समानताएं समाप्त हो जाती हैं, डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। बट स्टिल देयर आर सम स्पीसीज़, इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीसीज़ मिली जिनमें स्पीसीज़ की लेवल पर लिटिल बट रिमार्केबल डिफरेंस, ये याद रखिएगा, लिटिल बट रिमार्केबल डिफरेंस इन कैरेक्टर्स एट द लेवल ऑफ स्पीसीज़। एक ही अंतर हो मगर वो इतना इम्पोर्टेंट हो कि उसको हम छोड़ नहीं सकते। अगर डिफरेंस मिल गया, एक ही है बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसके लिए एक अगली कैटेगरी ऐड की जाती है एंड दैट इज़ कॉल्ड सब स्पीसीज़। यानी ट्राइनॉमिक नॉमेनक्लेचर में जीनस, स्पीसीज़ और फिर एक और कैटेगरी ऐड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सब स्पीसीज़। जैसे हमारा पहले पुराना नामकरण होमो सैपियंस था, लेकिन बाद में इसको बदलना पड़ा। और बदलने का सिर्फ कारण क्या था, बदलना इसलिए पड़ा क्योंकि हमारा जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जिनमें क्रो-मैग्नन मैन है और निएंडरथल मैन है, उनमें लिटिल बट रिमार्केबल डिफरेंस था। इसीलिए आज हमारा नाम होमो सैपियंस है। अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें तो हमारा जस्ट हमसे पहले का जो एंसेस्टर है उसको होमो सैपियंस फॉसिलिस, जो कॉमनली क्रो मैग्नन मैन के नाम से जाना जाता है, और उससे पहले का है होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, जिसको कॉमनली निएंडरथल मैन कहा जाता है। अब इन तीनों में बेसिक सिमिलरिटीज़ हैं। पॉस्चर सेम था, देखने में कैरेक्टर सिमिलर थे। लिटिल बट रिमार्केबल डिफरेंस, उस डिफरेंस की बात जिसके वजह से ट्राइनॉमिक नॉमेनक्लेचर इनका किया गया, दैट इज़ व्हाट, डिफरेंस इन देयर क्रेनियल कैपेसिटी। ये अंतर था उनकी क्रेनियल कैपेसिटी में, यानी जो ब्रेन है, ब्रेन की साइज़ में अंतर था। क्रेनियम कैविटी है जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है, तो उस क्रेनियल कैपेसिटी में डिफरेंसेस मिले, इस वजह से इसको अलग करना पड़ा और हमारी तीसरी कैटेगरी ऐड हो गई जिसको हम सब स्पीसीज़ कहते हैं। इसके बाद ऐसा ही ट्राइनॉमिक नॉमेनक्लेचर और भी है जिनमें अगर एक एग्ज़ाम्पल और आप देखें, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। उसमें क्रो का एग्ज़ाम्पल है। इंडियन क्रो को कहा जाता है कार्वस स्प्लेंडेंस, ये इंडियन क्रो है। दूसरा कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस, ये श्रीलंकन क्रो है। और तीसरा है कार्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस,
ये बर्मन क्रो है, बर्मा म्यांमार जिसको आज हम जानते हैं बर्मन क्रो, म्यांमार या बर्मा का कौवा क्रो। अब इनमें क्या डिफरेंस था? लिटिल बट रिमार्केबल, ध्यान रखने की बात है, लिटिल बट रिमार्केबल। एंड दिस वाज द डिफरेंस इन द शेप ऑफ बीक। इनकी जो चोंच थी उसकी आकृति अलग अलग थी, और बर्ड्स की जो बीक होती है वो फूड हैबिट के अकॉर्डिंगली होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन डिफरेंस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल बट रिमार्केबल, छोटा अंतर अति महत्वपूर्ण अंतर, इसलिए इसमें ट्राइनॉमल नॉमेनक्लेचर ऐड किया गया। तो आई थिंक ट्राइनॉमल नॉमेनक्लेचर विल बी क्लियर टू यू। ट्राइनॉमल नॉमेनक्लेचर आप समझ चुके होंगे। ये पूरी बात मैंने आपसे नॉमेनक्लेचर कर डाली, इंटरनेशनल कोड की कर डाली। अब थोड़े से बेसिक्स की बात आपसे करेंगे, और उसके बाद फिर आगे की जो चर्चा होगी वो अगले वीडियो में करेंगे। अब बेसिक्स की बात अगर हम शुरू करें तो क्लासिफिकेशन में कैटेगरी, रैंक एंड टैक्सा, ये 3 टर्म हमने लिखे। कैटेगरी, रैंक और टैक्सा वास्तव में ये एक ही हैं। जब हम किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम कुछ टर्म्स का, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसी को हम कैटेगरी, रैंक और टैक्सा कहते हैं। These are the terms which are used for classifying an organism. अब अगर कैटेगरी, रैंक और टैक्सा को अगर आप देखें तो कैटेगरी, रैंक और टैक्सा में एक हायर कैटेगरी होगी, एक लोअर कैटेगरी होगी। हायर टू लोअर क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ये भी आप याद कर लें, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो मस्ट हो, ज़्यादातर क्लासिफिकेशन में यूज़ की गई हो, उनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। अगर हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी को लिखें तो सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड फाइनली species. 1 2 3 4 5 6 7. These are the 7 obligate categories. अब ये obligate categories हैं intermediate categories, बीच बीच में इनके categories। याद रखें categories भी किस आधार पे बनेंगी? on the basis of characters। क्लासिफिकेशन में आपसे बात की थी। तो जब हम किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करेंगे तो हम कैटेगरीज यूज़ करेंगे, और जब किसी कैटेगरी में यानी किसी ऑब्लिगेट कैटेगरी में डिफरेंस इन कैरेक्टर बहुत बिगर हो, यानी उनमें लक्षणों की असमानताएं बहुत अधिक हो, तब हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज यूज़ करेंगे। जैसे किंगडम से हम इंटरमीडिएट कैटेगरी सब किंगडम यूज़ करेंगे, फाइलम से सब फाइलम यूज़ करेंगे, क्लास से सब क्लास यूज़ करेंगे, ऑर्डर में सब ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर है, इन्फ्रा ऑर्डर है, इतने इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, और स्पीसीज़ में सब स्पीसीज़ है। ये सब इंटरमीडिएट कैटेगरीज की बात हो गई। ये तब यूज़ की जाती है जब किसी कैटेगरी में जो डिफरेंस इन कैरेक्टर है वो बहुत अधिक हो, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज यूज़ की जाती हैं। अब कैटेगरी, रैंक ये कॉमन मान के चलें, इनमें कोई अंतर नहीं है। यूँ तो टैक्सा भी कॉमन है, लेकिन अगर इनमें डिफरेंस किया जाए तो कुछ टेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करती हैं। कैटेगरी रैंक को कहा जाता है इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्रिएटेड टर्म, बनाया गया शब्द। वाइल टैक्सा इज़ अ रियल टर्म। टैक्सा को कहा जाता है ये वास्तविक शब्द है, और कैटेगरी या रैंक को एब्स्ट्रैक्ट टर्म कहा जाता है। यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब कैटेगरी रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा। और अगर हम अपना क्लासिफिकेशन देखें तो हमारा ह्यूमन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें किंगडम हमारे में एनिमल कैरेक्टर्स हैं, तो किंगडम को हमने लिखा एनिमैलिया। हाईएस्ट कैटेगरी सामान्य रूप से एक हाईएस्ट कैटेगरी और लिखी जाती है, उसकी भी बात आपसे करेंगे, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो सब ज़्यादा हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम की मानी जाती है, और उसमें हमने अपना कैरेक्टर की बेसिस पर
अपने को एनिमेलिया में कैटेगराइज किया। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, सारे एनिमल्स इसमें इंक्लूडेड है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स हम धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होते चले जाएंगे। अब एनिमल्स में अगर आए तो हम अपने को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो आवर फाइलम विल बी व्हाट, कॉर्डेटा। 10 फाइलम में हमारा अंतिम फाइलम कॉर्डेट का है, बिकॉज वी हैव कॉर्डेट कैरेक्टर। क्लास पे आए, कॉर्डेट में फिशेज हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। वी हैव मैमल्स कैरेक्टर, तो हमारा जो क्लास है दैट इज़ मैमेलिया। मैमल्स में 20-25 आर्डर्स हैं, जिसमें हमारा आर्डर है प्राइमेट्स। और जो हमारी फैमिली है दैट इज़ व्हाट, होमिनिडी। प्राइमेट्स में बहुत सारे जीव हैं, बंदर है, मंकी है, चिंपैंजी है, ओरंगुटान है, फॉसिल्स हैं। और होमिनिडी में आए तो हम रह गए और एप्स रह गए। और फिर जब हम होमो आ गए तो इसमें हम हमारे फॉसिल्स रह गए, यानी क्रो-मैग्नन मैगन रह गया और निएंडरथल रह गया। और जब स्पीसीज़ पे आए देन इट इज़ व्हाट, सैपियंस। ट्राइनोमेनोमेनक्लेचर में डिफरेंस होने से सब स्पीसीज़ भी आगे चले गए, बट सैपियंस तक आते आते लक्षणों में समानताएं हो गई। जो डिफरेंस था उसके लिए ट्राइनोमेनोमेनक्लेचर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सबके लिए नहीं है। ज़्यादातर स्पीसीज़ पे आकर के क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाता है, यानी वहाँ पर डिफरेंस इन कैरेक्टर्स समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब दोनों की बात आपसे भी कर रहा था। कैटेगरी रैंक को हमने एब्स्ट्रैक्ट कहा और टैक्सा को रियल टर्म कहा। इसका मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, ये कैटेगरी रैंक कहलाएगी। एंड एनिमेलिया, बिकॉज एनिमल्स होते हैं, परसिस्ट करते हैं, वो रियल है। कॉर्डेट्स होते हैं, परसिस्ट करते हैं, रियल है। यानी ये जो एनिमेलिया है, कॉर्डेटा है, मैमेलिया है, प्राइमेट्स है, होमिनिडी, होमो सैपियंस है, ये सब टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये एक ही है, किंगडम, एनिमेलिया, देयर इज़ नो डिफरेंस, यानी ये एक ही है। बट द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कैटेगरी रैंक इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म वाइल टैक्सा इज़ अ रियल टर्म। यानी कैटेगरी रैंक एक आभासी शब्द है, जबकि टैक्सा एक रियल टर्म है। ठीक है, ये कैटेगरी रैंक या टैक्सा की बात हुई। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हम हाईएस्ट टू लोअर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे जब हम बढ़ रहे हैं तो एक चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि डिफरेंस इन कैरेक्टर, लक्षणों की असमानताएं, यानी जो असमानताएं वो कम हो रही, एंड द सिमिलरिटीज़ इंक्रीजेस, कैरेक्टर्स की जो समानताएं वो बढ़ रही। एंड व्हेन वी रीच टू द लास्ट कैटेगरी स्पीसीज, ओनली सिमिलरिटी रिमेन्स, सिर्फ क्या रह जाती है, सिर्फ समानता ही समानता रह जाती है। इट इज़ अबाउट द कैटेगरी रैंक और टैक्सा। अब लास्टली आपसे आज के लेक्चर में तो आज आपसे मैंने बात की अबाउट द कैटेगरी रैंक टैक्सा तक, हिस्ट्री की बात कर दी, नॉमेनक्लेचर की बात कर दी, और लास्ट में आकर के मैंने आपसे कैटेगरी रैंक टैक्सा की भी बात कर ली। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, आज आपसे काफ़ी बातें हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी स्पीसीज़ की चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे क्लासिफिकेशन में स्पीसीज़ को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। स्पीसीज़ के कई कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसमें पुराना कॉन्सेप्ट भी है, नया कॉन्सेप्ट भी है, उसकी चर्चा आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आशा है आज भी जो चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई हैं आपने बेहतर तरीके से समझी होंगी। मेरा एफ़र्ट है कि जो चीज़ें आप इस प्रक्रिया से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के वजह से जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये एफ़र्ट मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। अपने कमेंट्स देते रहिए और अपनी जो सुझाव हैं उनको भी देते रहिए। एक मेरी प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, मैं जब समझाता हूँ, लिखता हूँ, तो लिखने में कभी ये लिखावट थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं लगातार बोलता रहता हूँ। अगर आप उसको सुन करके अपने से भी लिखना चाहें तो आप काफ़ी चीज़ें अपने से लिख सकते हैं। बाकी बुक्स के साथ जुड़े रहिए। टॉपिक के ख़त्म होने के बाद कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।